Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be doing chapter number 141 of Roux, that is basal cell carcinoma. And this is the part A of this chapter. बेसल सेल कार्सिनोमा जो है इट इज द मोस्ट कॉमन ह्यूमन कैंसर। आपके बीसीसी और एससीसी में बहुत ज़्यादा क्लिनिकल और पैथोजेनिक डिफरेंसेस हैं, लेकिन चूंकि इन दोनों का लोअर मेलिग्नेंट पोटेंशियल है, इसीलिए हम इन कैंसर्स को नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर्स में प्लेस करते हैं ताकि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके मेलानोमा से, जो कि हाईली मेलिग्नेंट है। आपके इन नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर्स में बीसीसी कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 74%, रिप्रेजेंट करता है अबाउट 74%, जबकि एससीसी लेस कॉमन है एंड द परसेंटेज इज अबाउट 23%। आपका जो बीसीसी का इंसिडेंस है वर्ल्ड वाइड वो 10% पर ईयर, इट्स राइजिंग। और फर्दर मोर ये एस्टिमेट किया गया है कि वो पेशेंट जिनको प्राइमरी बीसीसी होता है उनमें 40 to 50% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं विद इन 5 years बीसीसी वन और मोर बीसीसी डेवलप करेंगे। आपके इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस में द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के यूवी एक्सपोजर का एक डायरेक्ट रोल है इन द डेवलपमेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ बीसीसी। लेकिन इसके अलावा जो इंसिडेंस बीसीसी का बढ़ा है वो इस वजह से भी है कि हमारे स्क्रीनिंग मेजर्स बहुत अच्छे हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड जो इंसिडेंस है बीसीसी का वो वेरी करता है वाइडली। हाईएस्ट रेट ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेटर देन 1000 इन 10 lakh person per year, and 1 lakh persons per year, and the lowest rate in parts of Africa, that is less than 1 in 1 lakh persons per year। ठीक है। और ये जो आपके रीजनल डिफरेंसेस हैं एवरेज इंसिडेंस, ये जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उनमें हम देखते हैं कि एवरेज इंसिडेंस रेट भी विद इन कंट्रीज वेरी करता है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो एज शिफ्ट है पॉपुलेशन का, कि मतलब हमने देखा है कि हमारी पॉपुलेशन में अभी ज्यादा जो एवरेज एज जितना लोग जिंदा रहते हैं वो बढ़ गया है। ठीक है, उस वजह से भी ओवरऑल लगता है कि बीसीसी के इंसिडेंस में इंक्रीज आया है, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस होते हैं बीसीसी के दे अकर विद एडवांसिंग एज। 80% ऑफ जो केसेस हैं बीसीसी के वो 60 ईयर से अबव लोगों में होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि एनुअली जो बीसीसी का इंसिडेंस है वो 30 से 49 ईयर्स के जो लोग हैं उनमें जो है ज्यादा अब इनका इंसिडेंस बढ़ गया है। वुमेन की निस्बत जो बीसीसी का इंसिडेंस है इट इज हायर इन मेन। इट इज इंपॉर्टेंट कि बीसीसी इज मोर कॉमन इन मेन। जो आपका 5 year cumulative रिस्क है डेवलपिंग वन और मोर सब्सिक्वेंट बीसीसी इज 29.2%। ठीक है। और वो तो था कि जो आपका मतलब अगर किसी को प्राइमरी बीसीसी है तो उसका जो रिस्क है दैट वाज 40 to 50%। और जो एक कम्युलेटिव रिस्क है कि अगर किसी को एक बीसीसी है वो या कोई भी पेशेंट है उसका जो कम्युलेटिव रिस्क होगा ऑफ डेवलपिंग वन और मोर सब्सिक्वेंट बीसीसी इज 29.2%। ठीक है, तकरीबन वही वाली बात होगी जो उन्होंने ऊपर भी बताया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये रिस्क जो है हाईएस्ट होता है इन फर्स्ट 6 months आफ्टर फर्स्ट बीसीसी डायग्नोसिस। मतलब अगर आप पहली दफा जब बीसीसी की डायग्नोसिस बनाते हैं तो फर्स्ट 6 months में इसका रिस्क हाईएस्ट होता है। मेल्स आर एट 30% हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग मल्टीपल बीसीसीज। मेन में वैसे भी बीसीसी कॉमन होता है तो मल्टीपल बीसीसी डेवलप करने के भी जो रिस्क है वो 30% मेल्स में ज्यादा होता है। और जो पेशेंट 65 से 79 ईयर्स ओल्ड होते हैं दे हैव अ मोर देन 80% हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग सब्सिक्वेंट बीसीसी कंपेयर्ड विद पेशेंट्स यंगर देन 50 ईयर्स। ठीक है, एक बंदा जिसने 50 साल से कम उम्र की एज में बीसीसी डेवलप किया है उसमें जो है दोबारा सब्सिक्वेंट बीसीसी डेवलप करने के इतने चांसेस नहीं होते जितना एडवांसिंग एज के साथ होते हैं। और ये जो रिस्क है वो आपको मिलेगा हाईएस्ट in the residence of high ambient solar irradiance with markers of UV susceptibility such as fair skin, फेयर स्किन कलर जिनका हो, रेड हेयर हो और इनएबिलिटी टू टैन हो, तो उनमें जो है आपको जो है रिस्क बीसीसी का ज्यादा मिलेगा। आपके जो मार्कर्स हैं क्रॉनिक फोटो डैमेज के दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद बीसीसी, यानी कि आपके फोटो डैमेज के जो आपको हिस्टोलॉजी पे मिलते हैं या वो वाले लेजन्स जो कि फोटो डैमेज के साथ एसोसिएटेड हैं वो आपको बीसीसी में ज्यादा कॉमन मिलेंगे। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है जिसको मोर देन 10 एक्टिनिक केराटोसिस हैं तो ये उसका 5-fold रिस्क इंक्रीज कर देते हैं टू डेवलप बीसीसी। ठीक है,
यानी कि फोटो डैमेज स्किन के ऊपर बीसीसी को डेवलप करना, उसका इंसिडेंस मतलब उसमें जो है उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है जिन लोगों में फोटो डैमेज हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर 10 एक्टिनिक केराटोसिस है ना, तो वो 5 फोल्ड रिस्क इंक्रीज कर देते हैं बीसीसी का। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सोलर इलास्टोसिस है, सोलर इलास्टोसिस भी आपको किस में मिलती है? ये भी फोटो डैमेज स्किन के अंदर मिलती है। सोलर लेंटिजेंस भी सोलर फोटो डैमेज स्किन में मिलता है। और टेलेंजेक्टेशियाज हैं, दे हैव अ वीकर बट पॉजिटिव एसोसिएशन विद बीसीसी। तो ओवरऑल आपकी क्रॉनिक फोटो डैमेज स्किन के अंदर बीसीसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। Proximity to the equator is known to be a strong predictor of skin cancer risk. आपकी जितनी इक्वेटर से proximity है, स्किन कैंसर का रिस्क उतना बढ़ेगा। और जो आपके नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर का इंसिडेंस है विद इन कंट्रीज कोरिलेट्स विद इंक्रीजिंग proximity to the equator। जो जितना इक्वेटर के करीब है उतना ज्यादा उसमें नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर के चांसेस हैं। एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग इनवर्स एसोसिएशन बिटवीन जियोग्राफिकल लैटिट्यूड एंड द रिस्क ऑफ बीसीसी। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा कि एसएससी के लिए आपका क्यूमुलेटिव लाइफ टाइम सन एक्सपोजर जो है शोज अ स्ट्रॉन्ग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कि आपका क्यूमुलेटिव लाइफ टाइम सन एक्सपोजर अगर ज्यादा हो तो एसएससी के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन बीसीसी में क्या होगा, जो इंटरमिटेंट सन एक्सपोजर है और जो एक्सपोजर है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अगर बचपने में बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हुआ है या इंटरमिटेंट सन एक्सपोजर है, दैट हैज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद द बीसीसी। जबकि एसएससी के लिए लाइफ टाइम कम्युलेटिव सन एक्सपोजर जो है इज अ कॉज ऑफ एसएससी। तो इसीलिए उसका एक स्ट्रॉन्ग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है एसएससी में, जबकि इट इज लेकिंग इन द बीसीसी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम देखें तो इसका बॉक्स 141.1 में हम सारे रिस्क फैक्टर्स इसके पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। इसमें जो है सारे रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ जो ऊपर के पैराग्राफ में मेंशन है उसमें सिर्फ मेल सेक्स यहाँ पर मेंशन कर लें और एडवांसिंग एज मेंशन कर लें। ठीक है जी। उसके अलावा फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप 1 और 2, सोलर यूवी रेडिएशन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आइट्रोजेनिक इम्यूनोसप्रेशन यानी इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर बीसीसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, पूवा थेरेपी, फोटोसेंसिटाइजिंग ड्रग्स, UVB phototherapy, ionizing radiation, occupational factors, arsenic exposure and previous history of basal cell carcinoma, जो कि हम previously अभी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगर आए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमने यहाँ पर इस टेबल में काफी सारे पढ़े हैं लेकिन उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, कि जो यूवी रेडिएशन है ना, वो क्या कराती है? यूवी रेडिएशन म्यूटेजेनेसिस कराती है। ठीक है, म्यूटेशन कराती है। और आपके दोनों यूवीबी और यूवीए रेडिएशन दोनों ही म्यूटेजेनिक है, दोनों ही म्यूटेशन कराती है। लेकिन जो यूवीबी की रेडिएशन है वो डायरेक्ट डीएनए और आरएनए डैमेज करती है by inducing covalent bond formation between adjacent pyrimidines। ठीक है, आपकी जो यूवीबी है ये डायरेक्ट डीएनए आरएनए डैमेज करती है। जबकि अच्छा, अब ये जब डायरेक्टली डैमेज कर देती है ना डीएनए आरएनए को और कोवलेंट बॉन्ड बना देती है, जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स होते हैं आपके डीएनए आरएनए के, उसमें जो एडजेसेंट पायरिमिडीन्स है उनके अंदर नए बॉन्ड्स बना देती है। तो अब जरा बताए उसके अंदर म्यूटेशन आ गई, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास म्यूटेजेनिक फोटो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिसे जैसे कि साइक्लोपायरिमिडिन डाइमर्स टीटी एंड पायरिमिडिन पायरिमिडिन एडक्ट्स। ठीक है जी। अब ये आपके क्या बन गए यहाँ पर? ये बन गए म्यूटेजेनिक फोटो प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कि आफ्टर म्यूटेशन दे रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। जबकि यूवीए जो है वो इंड्यूस कराती है इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज। अब इसको इजीली याद रखने के लिए कि यूवीबी डायरेक्ट डैमेज कराती है, यूवीए इनडायरेक्ट कराती है, आई हैव जस्ट मेमोराइज्ड इट इन अ वे कि यूवीए ए और आई दोनों वॉवल हैं, तो ए इज विद द इनडायरेक्ट जबकि बी इज विद द डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ए एंड आई आर वॉवल्स। तो इसी वजह से हम इसको याद रख सकते हैं कि यूवीए जो है वो इंड्यूस कराती है इनडायरेक्ट डीएनए डैमेज। और ये कैसे कराती है इनडायरेक्ट? ये कराती है, ये रॉस बना लेती है, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना देती है। क्योंकि जितना फोटो डैमेज की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है स्किन के ऊपर, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाएंगे। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है इंटरैक्ट करेंगे लिपिड्स के साथ, प्रोटीन्स के साथ और डीएनए के साथ, ताकि आपके कुछ ऐसे
ऐसे इंटरमीडिएट बने जो कि कंबाइन करते हैं डीएनए के साथ और फिर जो है दे रिजल्ट इन म्यूटेशन और म्यूटेटेड प्रोडक्ट दे फॉर्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूटेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि जो यूवी इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज होता है नॉर्मली रिजल्ट्स इन डीएनए रिपेयर और एपोप्टोसिस। आपका जो यूवी इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज है ना, नॉर्मली नॉर्मली तो ठीक है, यूवी रेडिएशन इट इज कॉन्टिन्यूसली कॉजिंग डैमेज, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है कि किसी भी सेल में अगर यूवी इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज आया है ना, तो इस डीएनए डैमेज की वजह से या तो डीएनए रिपेयर होगा या तो उस सेल की एपोप्टोसिस हो जाएगी। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ये यूवी रेडिएशन जो है ट्यूमरोजेनेसिस करा रही है, यानी कि सेल्स की एपोप्टोसिस के बजाय ट्यूमरोजेनेसिस कराती है। और पेशेंट्स जो हैं जैसे कि जिनको जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हो, जहां पर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ही इम्पेयर्ड होता है, तो उनमें इसीलिए 2000 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है स्किन कैंसर का, क्योंकि उनमें जो यूवी रेडिएशन जो डैमेज करती है डीएनए को, उनके सेल्स दे आर अनएबल टू रिपेयर और एपोप्टोसिस रादर वो ट्यूमरोजेनेसिस की तरफ चले जाते हैं। जो बेसल सेल कार्सिनोमा है, इट इज द शोन टू बी द मोस्ट म्यूटेटेड ह्यूमन कैंसर। ठीक है जी, सबसे ज्यादा म्यूटेजेनिक ह्यूमन कैंसर बीसीसी है, विद द मेजॉरिटी बीइंग यूवी सिग्नेचर म्यूटेशंस, और वो सारी म्यूटेशंस ऐसी हैं जो कि यूवी रेडिएशन कराती है। ठीक है जी। डीएनए में BCC from anatomical regions with chronic UV exposure are associated with higher mutation rates। आपके बॉडी के वो anatomical regions जहां पर chronic UV exposure होता है, वहां पर आपको higher mutation rates मिलेंगे बनिस्बत उसके जिनमें intermittent exposure हो। यहां पर ये बात आप देख लें कि हमने जब ये पीछे जो एक बात पढ़ी थी एसएससी की, कि उसमें कम्युलेटिव लाइफ टाइम सन एक्सपोजर जो है एक स्ट्रॉन्ग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप शो करता है, जबकि हमने पढ़ा कि जो बीसीसी है उसमें इंपॉर्टेंट है आपका इंटरमिटेंट सन एक्सपोजर। ठीक है, बीसीसी के लिए इंटरमिटेंट सन एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है और ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो सन एक्सपोजर है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, ये एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं, कि अब बात सिर्फ बीसीसी की हो रही है। हमें पता है कि बीसीसी इंटरमिटेंट जो है सन एक्सपोजर की वजह से ज्यादा होता है और चाइल्डहुड में अगर एक्सपोजर हो तो ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ये बॉडी के अंदर जो वो रीजन्स जो कि जिनको क्रॉनिक यूवी एक्सपोजर ज्यादा होगा, आपके जो जैसे कि फेस है, नेक है, इसमें जो है बीसीसी की चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उधर हायर म्यूटेशंस होंगी। ठीक है जी। और या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहां पर क्रॉनिक यूवी एक्सपोजर ज्यादा होगा उस वाले बीसीसी में आपको ज्यादा म्यूटेशंस मिलेंगी रादर देन दोज एरियाज जहां पर इंटरमिटेंट एक्सपोजर है। और जो आपकी ग्रेटर म्यूटेशनल बर्डन जो है वो क्या करेगी, वो एंटी ट्यूमर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को फैसिलिटेट करेगी, जिसकी वजह से आपको एक लेस एग्रेसिव फिनोटाइप मिलेगा। बेसिकली आप यानी कि अगर म्यूटेशन बर्डन जितना ज्यादा होगा, उन्होंने कहा कि वो एक एंटी ट्यूमर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को इनिशिएट करती है। जाहिर बात है जितना यूवी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है स्किन को, हमारे अपने बॉडी प्रोसेसेस हैं वो जो एक्टिवेट होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि आपका जितना ज्यादा म्यूटेशनल बर्डन होगा उसमें आपका उतना ही एंटी ट्यूमर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस भी अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपका बीसीसी जो है उसमें आपको लेस एग्रेसिवनेस नजर आती है। बीसीसी की जो हम वैसे भी देखते हैं कि ये रोडेंट अल्सर होता है, इट इज लेस एग्रेसिव एज कंपेयर टू द अदर स्किन कैंसर। अब आ जाते हैं हम इसके जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स में है नेवॉइड बीसीसी सिंड्रोम, जिसे कि गॉर्लन सिंड्रोम कहते हैं। वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जिसके डिस्टिंक्ट क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब मैंने इसको इस तरीके से याद किया है कि हम अगर नेवॉइड बीसीसी अगर हम बीसीसी को देखें तो बीसीसी इज अ रोडेंट अल्सर, इसको हम रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं। अब रोडेंट्स क्या करते हैं, ये हर जगह पर खुदाई करके वहां पर खड्डे बनाते हैं। तो अगर आप नेवॉइड बीसीसी सिंड्रोम में देखेंगे तो बीसीसी में आपको खड्डे कहाँ मिल रहे हैं, आपको पाल्मोप्लांटर पिट्स मिल रहे हैं, ओडोंटोजेनिक सिस्ट भी मिल रही हैं। अब ओडोंटोजेनिक सिस्ट जब मिलेंगी तो वो जो डिस्पर्स कैल्शियम है सारा, वो जाके कैल्सिफिकेशन कर लेगा फॉल्स सेरेब्राई में, फॉल्सली वो कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो जाएगा सेरेब्राई में, और वहां से फॉल्स सिग्नल्स होंगे और ओवरऑल आपके पास स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज भी आएंगी और ब्रेन में ट्यूमर्स भी आएंगे जैसे कि मेडुलोब्लास्टोमास और मल्टीपल बीसीसीज आएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये बात की है
कि जो आपके एनबीसीसीज हैं, यानी कि नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम्स जो हैं, जो कि जर्म लाइन म्यूटेशन की वजह से होते हैं मोस्टली, उसमें आपको PTCH1 नजर आता है। PTCH1 की म्यूटेशन नजर आती है। PTCH1 क्या है? ये है एक सेगमेंट पोलैरिटी जीन 9q22.3 पर विद ट्यूमर सप्रेसर फंक्शन। इस PTCH1 का काम होता है कि ये जो है ट्यूमर को सप्रेस करे। यहाँ पर जब ये यहाँ पर PTCH1 इज नॉट म्यूटेटेड, तो ये जो है सप्रेशन करता है ओवरऑल ट्यूमर की। लेकिन जब इसकी म्यूटेशन हो जाती है तो फिर आपको जो है सोनिक हेजहॉग पाथवे एक्टिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से पैथोजेनेसिस होती है बेसल सेल कार्सिनोमा की। तो ये sonic hedgehog pathway is important in the pathogenesis of basal cell carcinoma. How it causes pathogenesis ये हम अभी पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज आप देख लें कि जो PTCH की म्यूटेशन थी वो ओरिजिनली आइडेंटिफाई हुई थी एक फ्रूट फ्लाई में, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा कहते हैं, और वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन द वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। जो PTCH1 है ये इनकोड करता है 12 पास पुटेटिव ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है ना, आप ये देखें, ये मेम्ब्रेन है, ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को PTCH1 इनकोड करता है। और 12 पासेस इस वजह से, क्योंकि ये तकरीबन इसके यहाँ पर जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, ये तकरीबन दे आर 12 इन नंबर। और उसके अलावा ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, क्योंकि आधा मेम्ब्रेन से बाहर है, आधा मेम्ब्रेन के अंदर है, उसके बीच में से गुजर रहा है ये। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि पैच्ड वन, इसीलिए इसको PTCH1 बोलते हैं, विच एक्ट्स लाइक द रिसेप्टर ऑफ द डिफ्यूजिबल मॉर्फोजेन प्रोटीन सोनिक हेजहॉग। ये जो है एक रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करता है आपका सोनिक हेजहॉग, जो एक लाइगेंड है, जब उसके साथ बाइंड हो जाए तो वो डिफ्यूज करके इसको अंदर ले जाता है। ठीक है जी, इसीलिए इसको हम डिफ्यूजिबल मॉर्फोजेनिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है जी। बेसिकली आपका डिफ्यूजिबल मॉर्फोजेनिक प्रोटीन सोनिक हेजहॉग है, और जब वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये डिफ्यूज करके अंदर चले जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना PTCH, इसको मैंने इस तरह से याद किया है कि फिजियोथेरेपी की जरूरत है एक चाइल्ड को। ठीक है, PTCH1, और जो कि 9 इयर्स का है, और उसको पता है कि 2 के बाद 3 आता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये जो सारा इन्होंने यहाँ पर पाथवे बताया हुआ है, यही इन्होंने इस पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन किया है। असल में होता क्या है कि जब आपका सोनिक हेजहॉग लाइगेंड जो है बन जाता है PTCH1 के साथ, तो अब जो है, जो आपका SMO है, इसकी सप्रेशन नहीं हो रही। ठीक है, SMO एक्टिवेट है, तो SMO एक्टिवेट होकर क्या कर देती है कि ये अपने आप को रीलोकेट कर देती है प्राइमरी सीलियम पर। अब प्राइमरी सीलियम पे रीलोकेट करने की वजह से ये जो अनइनहिबिटेड SMO है, ये GLI को प्रमोट करती है कि वो जो है ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करें, और एज ए रिजल्ट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। नॉर्मल हालात में जब ये सोनिक हेजहॉग ने बाइंड नहीं किया होता PTCH1 को, तो उसमें जो है ये SMO को इनहिबिट कर रहा होता है, और GLI आपका सुफु के साथ बंधा हुआ होता है, और वो एक्टिव ही नहीं होता कि वो जो है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कराए, जीन ट्रांसक्रिप्शन कराए। लेकिन SMO अगर यहाँ पर रीलोकेट हो जाती है, जब SHH बाइंड करता है PTCH के साथ, तो ये GLI को एक्टिवेट करता है, GLI को जो है प्रमोट करता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन, जीन ट्रांसक्रिप्शन करे। अब यहीं पर जो है ये चीज इन्होंने बताई हुई है कि PTCH1 एक्ट एज अ ट्यूमर सप्रेसर, रिप्रेसिंग द G protein coupled receptor smoothened SMO. Loss of function mutation of PTCH1 results in reduced suppression of SMO, which activates the GLI family of transcription factors and promotes their importation into the nucleus, resulting in sustained activation of the target gene. आपके target gene मुसलसल activate होती रहती हैं। GLI proteins are bound by SUFU, loss of which produces constitutive activation of GLI। ठीक है ना, आपका GLI प्रोटीन सुफु के साथ बंधा हुआ होता है, इसीलिए वो एक्टिव नहीं होता। लेकिन जब ये सोनिक हेजहॉग पाथवे एक्टिव हो जाता है, आपका सोनिक हेजहॉग एक लाइगेंड है जो कि अपने इस ट्रांस मेम्ब्रेन PTCH के साथ बाइंड कर लेता है, तो ये सारी पैथोजेनेसिस शुरू हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जीन्स की जो है ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बात की है एटिपिकल प्रोटीन काइनेज C की।
एटिपिकल प्रोटीन काइनेस सी आयोटा स्लैश लेमडा जो है नॉवल जीएलआई रेगुलेटर, ये नॉवल जीएलआई रेगुलेटर है एंड इट्स पोलैरिटी सिग्नलिंग पार्टनर्स co-localize at the centrosome and form a complex with missing in metastasis. आपका जो एटिपिकल प्रोटीन काइनेस सी है आयोटा लेमडा, जिसे ए पी के सी आई और ये लेमडा का जो सैम्बल है, ये एक आपका जीएलआई रेगुलेटर है और इसकी जो पोलैरिटी है, इट्स पोलैरिटी सिग्नलिंग पार्टनर्स co-localizes at the centrosome and form a complex with missing in metastasis. ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बना देती है आपका मिम के साथ. A scaffolding protein that potentiates HH signaling, ये आपका वो प्रोटीन है जो कि HH signaling को एक्टिवेट करता है. मिम जो है आपकी hedgehog signaling को एक्टिवेट करता है. Activated atypical protein kinase C iota lambda is upregulated in SMO inhibitor resistant tumors. आपके जो SMO inhibitor resistant tumors जो होते हैं, यानी कि आप ऐसे कोई प्रोडक्ट्स, आप ऐसे ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं जहां पर आप पैथोजेनेसिस के BCC को रोकना चाह रहे हैं, तो उसमें हमने देखा है कि जो आपके SMO inhibitors वहां काम नहीं करते जहां पर APKC activated हो. And targeting APKC iota lambda suppresses signaling and growth of resistant BCC cell lines. और जो आपके टारगेटेड जो APKC होता है वो क्या करता है, वो सिग्नलिंग एंड ग्रोथ ऑफ रेजिस्टेंट BCC सेल लाइंस को सप्रेस करता है. उसके बाद इन्होंने कहा कि जो सोमैटिक PTCH1 म्यूटेशन है, इसकी हाई फ्रिक्वेंसी है फैमिलियल BCC में, और जो स्पोरैडिक BCC ट्यूमर्स हैं उनमें आपको लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ PTCH1 मिलेगा 80 to 90% में, और SMO मिलेगा इन 10 to 20% ऑफ द केसेस में. यानी कि सोमैटिक में PTCH1 की आपको मिलती है, जबकि स्पोरैडिक में आपको लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ PTCH1 80 to 90% में मिलेगा और SMO 10 to 20% ऑफ द केसेस में मिलेगा. जो मेलेनोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर जीन वेरिएंट्स हैं एसिप एंड टायर, दे आर एसोसिएटेड विद फेयर स्किन. ठीक है ना, आपके ये जो जीन वेरिएंट्स हैं एसिप एंड टायर, ये फेयर स्किन, रेड हेयर और मेलानोमा रिस्क के साथ बेसिकली एसोसिएटेड है. एसिप एंड टायर ये बेसिकली मेलेनोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर जीन के वेरिएंट्स होते हैं. तो रीसेंट एविडेंस ने सजेस्ट किया कि दे मे आल्सो बी इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर BCC, और ये मेलेनोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर जो जीन वेरिएंट्स हैं ये BCC का रिस्क फैक्टर है. एंड सिमिलरली द रोल ऑफ P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन हैज बीन एग्जामिन्ड एज 50% ऑफ BCC कैरी अ P53 म्यूटेशन. उसके अलावा आपके बोथ साइटोक्रोम P450 एंड ग्लूटाथायोन S ट्रांसफेरेजेस कैटालेज, ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. क्योंकि UVA लाइट क्या कर रही है, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना रही है. तो उसमें हमारे जो साइटोक्रोम P450 है और ग्लूटाथायोन, तो हमें वैसे ही पता है कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो ग्लूटाथायोन S ट्रांसफेरेजेस वो आपके डिटॉक्सिफाई करते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के, और DNA हाइड्रो पर ऑक्साइड्स जो बने हैं. तो पॉलीमॉर्फिज्म अगर होगी आपकी GST के अंदर, यानी कि ग्लूटाथायोन S ट्रांसफेरेजेस के अंदर, तो क्या होगा, और जो साइटोक्रोम P2D6 के अंदर जो कि आपका साइटोक्रोम P450 को इनकोड करता है, तो आपकी BCC की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. अब ये वो वाली जो कि कैटेलाइज करें डिटॉक्सिफिकेशन को, उनमें भी अगर ऑब्वियसली म्यूटेशन आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगी, तो उसकी वजह से भी BCC की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. और इसके अलावा सम एलीलिक वेरिएंट्स ऑफ CYP2D6 आर एसोसिएटेड with multiple presentation phenotype of BCC. यानी कि आपका जो ये जो वेरिएंट, ये जो CYP2D6 के अंदर जो वेरिएशन आती है ना, इसके अंदर आपको एक टिपिकल फिनोटाइप मिलता है BCC का. अनलाइक नॉर्मल सेल, ज्यादातर जो इमॉर्टल और ट्यूमर सेल्स होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट लेवल होता है टीलोमेरेज एक्टिविटी का एंड शो नो नेट लॉस ऑफ टीलोमेयर लेंथ ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन, अ फिनोमेना दैट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन BCC. ठीक है ना, आपके जो इमॉर्टल ट्यूमर सेल्स के अंदर एक फिनोमेना होता है जिसे कि हम कहते हैं कि दे एक्चुअली एग्जिबिट अ सिग्निफिकेंट टीलोमेरेज एक्टिविटी, वो भी BCC के अंदर देखा गया है. उसके अलावा बीटा कैटेनिन
and MT1 MPP are increased in high risk BCC tumor cells और they play a very important role कि जिनके अंदर ये आपको बीटा कैटेनिन और MT1 MPP मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो लोकली इन्वेसिव भी बहुत होगा और हाईली डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ बिहेवियर करेगा और इट विल शो दैट इट्स अ हाई रिस्क बीसीसी। तो बेसिकली आपको जॉन से जेनेटिक्स के अंदर बीसीसी की जेनेटिक्स में जॉन से जीन्स याद होने चाहिए, वो PTCH1 है, ठीक है जी। आपका फिजियोथेरेपी जो एक बच्चे की हो रही है और इसके अलावा आपका जो ये सारा सोनिक हेजहॉग पाथवे है, इसका GLI, सुफू, SMO, ये सारा पाथवे आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा एटिपिकल प्रोटीन काइनेज C, आयोटा स्लैश लेमडा और जो है आपको मेलानोकार्टिन 1 रिसेप्टर जीन वेरिएंट्स और जितने भी आपके ट्यूमर्स होते हैं उनमें म्यूटेशन P53 की भी होती है और इसके अलावा साइटोक्रोम P450 और ग्लूटाथायोन S ट्रांसफेरेज की म्यूटेशन आपको मिलेगी और इसके अलावा जो है आपको एक टेलोमेरेज एक्टिविटी ज्यादा मिलेगी और बीटा कैटेनिन और MT1 MPP भी आपको मिलेंगे जिन BCC के अंदर वो हाईली इन्वेसिव और डिस्ट्रक्टिव BCCs होंगे। Now we come towards जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, we have read about the environmental factors in the table and सारा UV radiation के बारे में, then we read about the genetics। तो अब हम आते हैं immunosuppression की तरफ। जनरल पॉपुलेशन जो है उसमें BCC आर 3 to 6 times more common than SCC, ठीक है। आपका वैसे BCC जो है ज्यादा कॉमन होता है जनरल पॉपुलेशन में, लेकिन अम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स के अंदर ये रेशियो रिवर्स हो जाती है और उसमें SCC ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपने देखा है ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स के अंदर। इन्होंने कहा कि जो कॉकेशियन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स हैं, दे हैव अ 10 to 16 fold higher risk of developing a BCC as compared to the non transplanted population। यानी ओवरऑल एक इम्यूनोसप्रेस पेशेंट में एक नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले में तो BCC बढ़ जाता है, लेकिन एक नॉर्मल पॉपुलेशन में BCC के चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत SCC के, लेकिन जब इम्यूनोसप्रेशन होती है तो ये रेशियो रिवर्स हो जाता है और इम्यूनोसप्रेस पेशेंट में SCC के चांसेस ज्यादा होते हैं देन BCC। इसमें आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो सप्रेस्ड हैं पेशेंट्स उनमें SCC के चांसेस जो हैं ज्यादा हैं। HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स और जो वो जिनको CLL होता है दे हैव मोर एग्रेसिव नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर्स और जो CLL पेशेंट्स होते हैं दे आर 14 टाइम्स मोर लाइकली टू सफर रिकरेंस ऑफ BCC फॉलोइंग मोर सर्जरी, ठीक है जी। जो दूसरे रिस्क हैं उसमें आ जाता है आपका एक्सपोजर टू इनऑर्गेनिक आर्सेनिक थ्रू ड्रिंकिंग वाटर और इसके अलावा UVB फोटोथेरेपी एंड ऑल्सो आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये हमने टेबल में भी पढ़ लिए। अच्छा, यहाँ पर इसकी पैथोलॉजी आ जाती है। पैथोलॉजी से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हम याद कर लेते हैं कि जो जेनेटिक सिंड्रोम्स जो कि बेसल सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड हैं और इनके जो कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो इन्होंने बताए हुए। नाम इनके बड़े आसान से हैं, पहले इनके नाम देख लेते हैं। नेवॉइड BCC सिंड्रोम को तो हमने अभी पढ़ा। बेजिक्स डुप्रे क्रिस्टल सिंड्रोम भी बड़ा, बेजिक सिंड्रोम हम सुनते हैं देयर एसोसिएशन विद BCC। इसके अलावा रोम्बो सिंड्रोम है, जीरोडर्मा पिगमेंटोजम, ठीक है। आपका जितने भी DNA रिपेयर के प्रॉब्लम वाले जितने भी सिंड्रोम्स हैं ऑब्वियसली उसमें आपको स्किन कैंसर्स मिलेंगे। और एक है जनरलाइज्ड फॉलिक्यूलर बेसिलॉइड हेमाटोमा सिंड्रोम, ठीक है जी। और उसके अलावा आपको हैपल टिनशर्ट सिंड्रोम है, ठीक है जी। अच्छा, इसको जो है अब हमने याद कैसे रखना है कि नेवॉइड BCC सिंड्रोम इसमें कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो बेसिकली नेवॉइड BCC सिंड्रोम तो सबसे इंपॉर्टेंट एक सिंड्रोम हमने पढ़ा है BCC के साथ, उसमें ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। रोम्बो को जो है रैम्बो से याद रखें तो वो बड़ा ही डोमिनेंट किस्म का बंदा था, तो ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जो बेजिक्स डुप्रे क्रिस्टल सिंड्रोम जो है ना, इसका ये है कि क्रिस्टीना थोड़ा सा लाइक फीमेल नेम है तो उसको एक्स लिंक कर दें। और इसके अलावा जो आपका जीरोडर्मा पिगमेंटोजम है दैट वी नो दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। और जनरलाइज्ड फॉलिक्यूलर बेसिलॉइड हेमाटोमा सिंड्रोम जो है एक जनरल है, तो ऑब्वियसली जो कि बेस में है तो वो बड़ा ही डोमिनेंट है। तो जनरलाइज्ड फॉलिक्यूलर बेसिलॉइड हेमाटोमा सिंड्रोम भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है।
और जहाँ तक बात है हैपल टिन-शर्ट सिंड्रोम की, इसमें आई डोंट नो, टिन से जो है मुझे स्पोर्स जो हैं बड़ा याद रहते हैं, क्योंकि जो फंगल ग्रोथ भी होती है आपकी अक्सर जो ओपन टिन्स होते हैं उसके अंदर होती है, तो आई जस्ट रिमेंबर कि हैपल टिन-शर्ट सिंड्रोम जो है इसकी स्पोरेडिक इनहेरिटेंस है। जहाँ तक जीन्स की बात आती है तो नेवॉइड बीसीसी का भी है, ब्रंट फिजियोथेरेपी इन अ चाइल्ड पीटीसीएच1, और बेसिक्स डिप्रेक्रिस्टोल का अननोन है। रोम्बो की क्यों इतनी पावर है वी डोंट नो। जीरोडर्मा पिगमेंटोजम जो है इसके अंदर एक्सपीए एक्सपीजी पीओएलएच है, और इस जनरल का भी नहीं पता जीन का, और हैपल टिन शर्ट की जीन का भी हमें नहीं पता। अब हम आ जाते हैं इनकी मेन एडिशनल कुटेनियस फीचर्स के, हम कैसे नेवॉइड के तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, कि वो खड्डे बनाती है तो आपको एपिडर्मोइड सिस्ट, और मिलिया भी आपकी सब एपिडर्मल सिस्ट ही है, आपको पाल्मोप्लांटर पिट्स मिल रहे हैं इसके अंदर। और जो एडिशनल फीचर्स थे उसमें मैंने आपको बताया कि आपको जो है जॉ के कैरेटोसिस यानी कि ओडोंटोजेनिक सिस्ट मिलती हैं, तो यहाँ से कैल्शियम जितना भी रिलीज होगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ द फॉल सेरेब्रा आपको मिलेगा, नॉट उसकी वजह से होता है बट जस्ट टू रिमेंबर, ठीक है। उसके अलावा इतनी कैल्सिफिकेशन हो रही है, जॉ में केराटोसिस्ट मिल रहे हैं, तो आपके कोर्स फेस होगा, और इतने ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन में, कैल्सिफिकेशन भी उधर हो रही है, तो मैक्रोसेफेली भी आपको मिलेगी, स्पाइन, लिम्ब और ओरोफेशियल मालफॉर्मेशन, यानी कि स्पाइन भी, लिम्ब भी, ओरोफेशियल, आपको इन सब की मालफॉर्मेशन मिलेगी, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी मिलती हैं। इसी वजह से जो मेन एडिशनल न्यूप्लाज्म है उसमें रेब्डोमायोसार्कोमा और मेडुलोब्लास्टोमा है। इसका एक पब्लिश डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, और इसकी जो है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अवेलेबल है थ्रू डीएनए टेस्टिंग। इसके अलावा किसी की भी ना हमारे पास कोई पब्लिश डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है और ना ही कोई अवेलेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब हम बेसिक्स डुप्रे क्रिस्टॉल सिंड्रोम को पढ़ें तो जो क्रिस्टीना है ना, उसको फ्लेक्सुरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, फ्लेक्सुरल हाइपर पिगमेंटेशन है, और हाइपर पिगमेंटेशन के साथ साथ उधर हाइपोहाइड्रोसिस भी है, हाइपोट्राइकोसिस भी है, मिलिया भी है। आगे जितनी भी सिंड्रोम्स हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि हाइपोहाइड्रोसिस, हाइपोट्राइकोसिस और मिलिया जो है तकरीबन एक साथ ही आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ एक और चीज जो इसके अंदर आपने याद रखनी है कि बेसिक्स डुप्रे क्रिस्टल सिंड्रोम के अंदर आपको फॉलिक्यूलर एट्रोफोडर्मा मिलेगा, जबकि आपको ये एट्रोफोडर्मा रोम्बो सिंड्रोम में भी मिलता है, लेकिन दैट इज एट्रोफोडर्मा वर्मिक्यूलेटम, ठीक है। रैम्बो इज लाइक ऑल द टाइम एंग्री, या आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि रेड से आपको इरिथमेटस लेजन्स इसमें मिलेंगे। इसके अलावा हाइपोट्राइकोसिस, मिलिया और रेडनेस से ये आप टेलेंजेक्टेसियाज भी याद रख सकते हैं रोम्बो सिंड्रोम में। जो जीरोडर्मा पिगमेंटोजम है इसमें तो फोटो डैमेज चीजें आपको मिलेंगी, एक्टिनिक केराटोसिस, केलाइटस, लेंटिजेंस, एट्रोफी, फोटोसेंसिटिविटी, टेलेंजेक्टेसियाज, मॉटल्ड, हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगा। अच्छा जी, आपको डेवलपमेंटल डिले और मेंटल रिटार्डेशन इसमें मिलेगा, आई एनॉमलीज मिलेंगी। अच्छा, रोम्बो और बेसिक्स की कोई और एक्स्ट्रा कुटेनियस फीचर्स नहीं है, ठीक है जी, लेकिन इनके साथ एसोसिएटेड ट्यूमर्स दोनों के साथ, बेसिक क्रिस्टॉल के साथ और रोम्बो के साथ ट्राइको एपिथीलियोमास है। जो जीरोडर्मा पिगमेंटोजम है इसके साथ ऑब्वियसली आपका जितने भी स्किन कैंसर्स हैं, मेलानोमास, एससीसी, और इसके अलावा ब्रेन एंड विजुअल न्यूप्लाज्म्स जो हैं ये कॉमन है। और आपको जीरोडर्मा पिगमेंटोजम के अंदर एक्स्ट्रा कुटेनियस फीचर्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी मिलती है, और फोटोफोबिया भी मिलता है, आई एनॉमलीज मिलती हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर मिलता है। वैसे अगर आपने कभी जीरोडर्मा पिगमेंटिज्म का बच्चा देखा हो तो वी कैन जस्ट रिकॉल ऑल दीज थिंग्स इन दैट केस। जनरलाइज्ड फॉलिक्यूलर बेसिलाइड हेमाटोमा सिंड्रोम जो है इसकी कोई भी एक्स्ट्रा कुटेनियस फीचर्स नहीं है, और दैट्स वेरी इजी कि एक जनरल है जो कि बेस में बैठा हुआ है, जनरलाइज्ड फॉलिक्यूलर, जनरल फौजी है जो कि बेस में बैठा हुआ है, जनरलाइज्ड फॉलिक्यूलर बेसिलॉइड हेमाटोमा बड़ा डोमिनेंट है। उसके जो है कॉमेडोन्स हैं, हाइपोहाइड्रोसिस है, हाइपोट्राइकोसिस है और मिलिया है। तो मैंने आपको कहा था कि हाइपोहाइड्रोसिस, हाइपोट्राइकोसिस और मिलिया ये आपको तकरीबन जहां पर मिलती है एक साथ ही मिलती है, जैसे बेसिक्स डुप्रे में भी मिल रही थी आपको, और आपको जो है रोम्बो में भी मिल रही थी, और ये जनरलाइज्ड फॉलिक्यूलर बेसिलॉइड हेमाटोमा सिंड्रोम के अंदर भी मिलती है। देन वी कम टुवर्ड्स अ हैपल टिंचर्ड, इसके अंदर आपको लेजन्स मिलेंगे ब्लैशकोज लाइन में, और इसके अलावा आपको एट्रोफी मिलेगी, हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी, और
और साथ में टीथ एब्नॉर्मेलिटीज मिलेंगी। और अगर एक्स्ट्रा कुटेनियस फीचर्स इसके देखें तो ओवरऑल ब्लैशको लाइंस के ऊपर लेजन्स हैं और एट्रॉफी है, तो आपको बॉडी एसिमेट्री मिल सकती है। डेवलपमेंटल डिले और मेंटल रिटार्डेशन हमने इन सब में सिर्फ जीरोडर्मा पिगमेंटोजम और हैपल टिंचर्ट में पढ़ा है। और आपको स्पाइन एंड लिम्ब मालफॉर्मेशंस भी मिलेगी और ब्रेन ट्यूमर्स इन जनरल इसके अंदर भी कॉमन होते हैं। तो आपके ट्यूमर सिर्फ आपको जनरल के अंदर नहीं मिला, बाकी आपको मेन एडिशनल न्यूप्लाज्म सब के अंदर मिले हैं। कौन कौन से? ट्राइकोपिथेलियोमास बेसिक्स और रोम्बो के साथ थे, मेड्यूलोब्लास्टोमा रेब्डोमायोसार्कोमा नेवॉइड बीसीसी के साथ, और इसके अलावा जितने स्किन कैंसर्स और विजुअल न्यूप्लाज्म जीरोडर्मा पिगमेंटोजम के साथ, जनरल के साथ कोई नहीं है, और ब्रेन ट्यूमर्स हैपल टिंचर्ड सिंड्रोम के साथ। अब हम जो है इसकी पैथोलॉजी की तरफ आ आते हैं। पैथोलॉजी इसकी बहुत सिंपल सी है, इट्स वेरी इजी। जो आपके ट्यूमर सेल्स हैं ऑब्वियसली दे विल रिजेंबल दोज ऑफ द बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, क्योंकि ये जो बेसल सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, वहीं से बेसल सेल कार्सिनोमा अराइज करता है। एंड द मैट्रिक्स सेल्स ऑफ द अपेंडिजेस इन द रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म दे पोसेस इन देयर एंड इन देयर एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द डर्मिस एडजेसेंट टू देम। यानी कि आपके पास बेसल जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे आपके पास डर्मिस है। तो ओवरऑल इनकी वैसे भी एबिलिटी होती है डर्मिस के साथ इंटरेक्ट करने की। इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, डार्कली स्टेन होते हैं और क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है पूरली स्टेन करता है और जो सेल मार्जिन्स होते हैं वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं। ऑब्वियसली आपका एक ट्यूमर सेल है उसके मार्जिन्स इनडिस्टिंक्ट ही होंगे। जो एडजेसेंट सेल्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, और जो स्पार्सिटी है केराटिन फिब्रिल्स गिव्स दीज कनेक्शंस ए डिफरेंट अपीयरेंस फ्रॉम द प्रिकल्स ऑफ द मेल्पिजियन लेयर। मतलब आपकी प्रिकली लेयर होती है एपिडर्मिस की, जो कि मेल्पिजियन लेयर है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम के अंदर जो आपको डेस्मोसोम्स वगैरह मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ डेस्मोसोम्स एंड टोनोफिब्रिल्स हैज बीन शोन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन सेल्स के अंदर भी। जो आपके बेसल सेल कार्सिनोमा के सेल्स हैं उनके अंदर भी आपको ये डेस्मोसोम्स और टोनोफिब्रिल्स जो हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दे हैव बीन फाउंड टू बी प्रेजेंट। जो इंटरेक्शन है इसका डर्मिस के साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है बेसल लेयर सबसे नीचे वाली लेयर है जो कि डर्मिस के बिल्कुल करीब है, तो ये इसका एक प्रिंसिपल फंक्शन है ऑफ द नॉर्मल एपिडर्मल बेसल सेल का कि वो इंटरेक्ट करे डर्मिस के साथ। उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक जो मार्जिनल पैलिसेड होता है ट्यूमर का, वो इसके इसी इंटरेक्शन की वजह से होता है। और इसी वजह से जैसे जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा बर्ड्स की फॉर्म में, अब जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से वो बेसमेंट लेयर से बर्ड्स की फॉर्म में वो ट्यूमर नीचे की तरफ जाता है। तो जब ये ट्यूमर नीचे की तरफ जा रहा होता है ना, तो ये क्या करता है, अपना अपना एक खास स्ट्रोमा इसके गिर्द जो है बनता चला जाता है, क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है टू इंटरेक्ट विद द डर्मिस। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि द डिपेंडेंस ऑफ द ट्यूमर ऑन स्ट्रोमा हैज बीन शोन बाय ट्रांसप्लांटेशन। इसको छोड़ दें। अच्छा, द सेल्स विद इन द पैलिसेड यूजुअली शो लिटिल एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंशिएशन। हम जहां पर भी बेसल सेल कार्सिनोमा देखते हैं, हम देखते हैं हमें नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल मिल रहे हैं विद पेरिफेरल पैलिसेडिंग। तो इन्होंने कहा कि जो पैलिसेडिंग है इनके अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंशिएशन आपको नजर नहीं आती। ठीक है, इट्स अ कार्सिनोमा। माइटोटिक फिगर्स भी फ्रीक्वेंट होंगी, लेकिन ये स्पेक्यूलेट किया गया है कि जो लार्ज नंबर ऑफ माइटोसिस है इसी वजह से जो है आपके इसके अंदर एपोप्टोसिस रेट भी बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से आपका जो बेसल सेल कार्सिनोमा है इसका ग्रोथ रेट रिलेटिवली स्लो है। जो डाटा है सेल काइनेटिक्स का वो इंडिकेट करता है कि कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स इन द ट्यूमर डाई फेयरली रैपिडली। ठीक है जी, आपका देखते हैं कि जो आपके सेल्स जितना तेजी से प्रोलिफरेट कर रहे हैं उतना रैपिडली वो डाई भी कर जाते हैं। इसी वजह से ये इतना जो है एग्रेसिव ट्यूमर नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर लगता है। हालांकि इसमें तो इतनी माइटोटिक फिगर्स नजर आते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, लेकिन फिर भी ये क्यों आपको ग्रो करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि उसमें उसी लेवल के साथ एपोप्टोसिस भी हो रही होती है। तो ट्यूमर डाई फेयरली रैपिडली। और कुछ ट्यूमर्स में द सेल्स हैव बिकम एक्एंथोलिटिक एंड एमाइलॉइड में बी आइडेंटिफाइड। अब यहाँ
अर्ली लेशंस में जो ट्यूमर बड्स होते हैं दे कैन बी सीन अराइजिंग फ्रॉम द एपिडर्मिस, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पर ये देख लें कि जो रेटिकुलर पैटर्न है ग्रोथ का अलोंग द इंटरपेपिलरी रिजेस एंड लार्जर, आपको जो जो आप क्योंकि ज़्यादा पता है ये जो छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं और ये डर्मिस की तरफ ग्रो करते हैं तो ये फिर कन्फ्लूट हो जाते हैं। और जो आपको 3 डायमेंशनल एग्जामिनेशन जो है सुपरफिशियल बीसीसी की, उसमें आपको नजर आएगा कोहेरेंट मार्जिन ऑफ ट्यूमर with a reticular pattern of growth along the interpapillary ridges and larger, more discrete masses centrally. उसके अलावा एक जो कॉमन साइट है ओरिजिन की ह्यूमंस में और एक्सपेरिमेंटल ट्यूमर्स में, ये इन्होंने बीसीसी के लिए जो साइट ऑफ ओरिजिन बताई है वो है पाइलोसेबेशियस डक्ट और एपिडर्मिस के दरमियान जो है, ठीक है जी। उसके अलावा ये पॉइंट मार्क कर लें कि बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव कि इसका कोई एडनेक्सल ओरिजिन है बीसीसी का कि नहीं, लेकिन कुछ लेजेंड्स इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे कि वो एडनेक्सा की जो बेसल सेल्स हैं उसमें से अराइज हुए हैं। जो आपके पास ज्यादातर ट्यूमर्स हैं उसमें आपको राउंडेड एक्सपेंसाइल आइलैंड्स मिलेंगे एंड दीज थ्रो आउट स्मॉल बर्ड्स दैट ग्रो इन द सेम वे टू प्रोड्यूस मल्टीलोबुलर masses with thin strands or septa of fibrous tissue penetrating them, and in some regions a limited capacity to grow around and enclose adjacent connective tissue may be associated with a reticular or cystic pattern of the growth. तो बेसिकली आपको जो चीज याद होनी चाहिए इसकी हिस्टोलॉजी में, दैट इज द नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स आपको जो नजर आता है, जो पेरिफेरल पैलिसेडिंग उसकी आपको नजर आती है, और थर्ड चीज जो आर्टिफैक्चुअल जो आपको रिट्रैक्शन वहां पर नजर आती है, वो जो है हम इधर आगे जाके पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि आपकी जो है ये आपके जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ना, इनकी कैपेसिटी होती है टू इन्वेड, एंड थिन स्ट्रैंड इज ऑफन accompanied by an excessive and almost exclusive fibroblastic response in contrast with the lymphocytic response around the expansile masses। यानी वैसे जो एक्सपेंसाइल मासेस होते हैं ना उनमें आपको लिम्फोसिटिक रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है टू इन्वेड इन थिन स्ट्रैंड्स, ये आपको वहां पर फाइब्रोब्लास्टिक रिस्पॉन्स रादर आपको ज्यादा नजर आता है, आपको स्ट्रोमा ज्यादा नजर आता है बनिस्बत इसके कि आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट नजर आए। BCC जो है truly is truly invasive in only a small proportion of the cases, or in these the tumors show no tendency to grow as round masses, have no palisade or organized stroma। क्योंकि देखिए एक तो हमने अभी पढ़ा कि BCC के round masses होते हैं और जो है इनके पैराफेरल पैलिसेडिंग होती है, तो इसी वजह से BCC और उसके इर्द गिर्द फाइब्रस स्ट्रोमा होता है, तो इसीलिए कि लोकल इतना इन्वेसिव ट्रूली इन्वेसिव नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ट्यूमर होगा जिनमें पैराफिल पैलिसेडिंग ना हो, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रोमा ना हो, तो फिर वो पेनिट्रेट करती है डर्मिस में और डीपर स्ट्रक्चर में, डिस्ट्रॉइंग देम एज दे गो। इस तरह के ट्यूमर्स जो हैं आपको अल्सरेटेड नजर आएंगे क्लिनिकली, यूजुअली फ्रॉम द अर्ली स्टेज। इसके अलावा जो मास्ट सेल्स हैं दे आर ऑफन प्रेजेंट इन नंबर्स अमंग द फाइब्रोब्लास्ट ऑफ द स्ट्रोमा। आपको फाइब्रोब्लास्ट के पास मास्ट सेल्स भी नजर आएंगे, लैंगरहांस सेल्स भी डिमॉन्स्ट्रेट हुए विद इन एंड नियर द ट्यूमर, और जो इन्फिल्ट्रेट है हैज रिसेंटली बीन कोरिलेटेड विद द एग्रेसिव नेचर ऑफ द ट्यूमर, कि अगर आपको इस तरह के मास्ट सेल, लैंगरहांस सेल्स और जो है राउंड सेल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ट्यूमर ज्यादा एग्रेसिव है। नो नॉट इनफ्रिक्वेंटली आप ऑब्वियसली आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की ऊपर बेसल लेयर होती है उसमें सिर्फ बेसलॉइड सेल्स तो नहीं होते ना, उसमें मेलानोसाइट्स भी होते हैं, तो इसीलिए आपको मेलानोसाइट्स की प्रोलिफरेशन ट्यूमर के अंदर मिलती है और इसीलिए आपको पिगमेंटेड फिर बीसीसी भी नजर आता है। जो मेलानिन है प्रोड्यूस होता है, कॉजेज द ट्यूमर टू बी पिगमेंटेड एंड न्यूमरस मेलानोफेजेस कलेक्ट इन द स्ट्रोमा एंड समटाइम्स इन द सिस्टिक कैविटीज। तो आपको वहां पर जो है मेलानिन ईटिंग मैक्रोफेजेस भी वहां पर आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा म्यूसिन इज कॉमनली फाउंड इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में म्यूसिन कॉमनली होता है पर्टिकुलरली एट द मार्जिन ऑफ द ट्यूमर, और इसी वजह से जब एक स्लाइड हम प्रिपेयर करते हैं ये म्यूसिन वॉश आउट हो जाता है और इसी वजह से हमें वहां पर आर्किटेक्चरल आर्टिफैक्ट मिलता है। Evidence of true sebaceous sweat gland differentiation has been seen, but is very rare। कि मतलब इसकी differentiation in true sebaceous sweat gland भी होती है, लेकिन it's very rare। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि within some tumors
There are strands of fusiform cells with more abundant eosinophilic cytoplasm, which may form whorls और keratinizing cells. अब आपको eosinophilic cells cytoplasm के साथ आपको कुछ ट्यूमर सेल्स मिल रहे हैं जो कि keratinizing cyst बना रहे हैं, उसमें whorls हैं केराटिन के, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली क्योंकि हमारे पास जो हेयर रूट होता है वो भी कॉम्पैक्ट केराटिन से, मतलब आगे जाके कॉम्पैक्ट केराटिन बनाते हैं और हेयर बनाते हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर जो केराटिनाइजिंग सिस्ट है वो रिप्रेजेंट कर सकता है कि ये इसकी रूडिमेंट्री डिफरेंशिएशन है टुवर्ड्स द हेयर रूट। उसके अलावा जो citrulline है, it can be demonstrated as a histochemical conformation in such cases, but does not help in the sometimes difficult separation from trichoepithelioma. आपने वैसे भी बेसिलॉइड सेल कार्सिनोमा की अगर हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन हमने करनी है तो कॉमनेस्ट इसका जो क्लोजली रिजेंबल ट्यूमर होता है हिस्टोलॉजिकली वो ट्राइकोएपिथेलियोमा होता है, क्योंकि वो आपकी हेयर की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहां से निकलता है, वो भी बेसल सेल्स होते हैं। तो बेसल सेल कार्सिनोमा भी बेसलॉइड सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो एपिडर्मिस पे होते हैं उधर से निकलता है, इसीलिए इनकी हिस्टोलॉजी बड़ी सेम होती है आपस में। तो आप सिट्रुलिन को यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। हिस्टोकेमिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन शो लिटिल एविडेंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स। However, in vitro culture of tumor cells from nodular tumor produces evidence of keratinization after 30 days, suggesting that the cells possess the biochemical mechanism for keratinization, but that some factor, possibly dermal innervation, inhibits them. मतलब क्योंकि इसका इंटरेक्शन भी होता है डर्मिस के साथ, और बेसिकली आपकी जो केराटिनाइजेशन है ये एपिडर्मिस का एक फीचर है। इन्होंने जो हिस्टोकेमिकल और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें इन्होंने तो देखा कि लिटिल एविडेंस था ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स। इन्होंने जो ट्यूमर सेल्स होते हैं आपके नोड्यूलर ट्यूमर्स के, उनको जब कल्चर किया उन्होंने देखा कि उसकी केराटिनाइजेशन की एबिलिटी थी ये इन ट्यूमर सेल्स की, लेकिन नॉर्मली ये इतना केराटिनाइज नहीं होते क्योंकि इनका जो अपना डर्मिस जो होती है, डर्मिस का एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है टुवर्ड्स केराटिनाइजेशन, कि आपका जो बेसल सेल है वो एपिथेलियम में ऊपर जाके केराटिनाइज करता है, वो नीचे डर्मिस में केराटिनाइजेशन नहीं करता। ठीक है जी, इसका तो ये मतलब हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि क्लिनिकल हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन बीसीसी और ट्राइकोएपिथेलियोमियास में डिफिकल्ट होती है, लेकिन जो आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं उसमें मार्क कर ले, वन इज पोडोप्लानिन D240 जो कि एक लिम्फेटिक एंडोथीलियल सरफेस मार्कर है, और उसके अलावा ट्रैकोएपिथेलियम में आपको वीक और फोकल पॉजिटिविटी मिलेगी पोडोप्लानिन की, और इन 95% ऑफ द केसेस एज अपोज टू बीसीसी जिसमें आपको वीक और फोकल पॉजिटिविटी सिर्फ 22% ऑफ द केसेस में मिलेगी। ठीक है जी, और वो दूसरे मार्कर्स जो कि आपको यूजफुल हो सकते हैं उसमें मार्क कर ले CD10, BCL2, साइटोकैरेटिन 20 एंड साइटोकैरेटिन 15। ठीक है, साइटोकैरेटिन 20, 15 एंड CD10 एंड BCL2। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स के ऊपर बीसीसी के, जिसमें हमारे पास सुपरफिशियल, नोड्यूलर, इन्फिल्ट्रेटिव, माइक्रोनोड्यूलर और पिगमेंटेड टाइप्स आते हैं। ठीक है जी, इसके कुछ क्लिनिकल वेरिएंट्स भी हैं। अभी हम पहले जो यहाँ पर सारे पढ़ेंगे ये इसके हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स हैं, जो कि हम हिस्टोलॉजी पे उसको डिवाइड करते हैं बीसीसी को, ठीक है ना। लेकिन क्लिनिकली इसके वेरिएंट्स डिफरेंट हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं नोड्यूलर बीसीसी, सुपरफिशियल बीसीसी, मॉर्फिया लाइक बीसीसी, और इसके अलावा फाइब्रो एपिथेलियल बीसीसी और एक एडवांस्ड बीसीसी होता है। ठीक है जी, अब हम अगर इसके हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स पढ़ें तो हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स को हम सबसे पहले जो यहाँ पर सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा है, हम इसकी हिस्टोलॉजी स्लाइड्स के साथ ही इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो आपकी सुपरफिशियल बीसीसी है उसमें आपको प्रोलिफरेटिंग बेसिलॉइड एटिपिकल बेसिलॉइड सेल्स मिलेंगे फ्रॉम एन एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द एपिडर्मल सरफेस। ये आपकी एपिडर्मल सरफेस है, इससे पैरेलल एक्सिस में ये ग्रो कर रहे हैं। इसके अंदर आपको पेरिफेरल पैलिसेडिंग नजर आ रही है, और आपको स्लिट लाइक स्पेसेस नजर आते हैं, जिसके अंदर एल्शियन ब्लू पॉजिटिव मेसेनकाइमल म्यूकाइड मटेरियल होता है, जो कि आपके स्ट्रोमल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और यही जब स्लाइड प्रिपरेशन में वॉश आउट हो जाता है, यू गेट दिस आर्टिफैक्ट। ठीक है जी,
जो एटिपिकल बेसिलॉइड सेल्स हैं, इनमें आपको माइटोसिस या एपोप्टोटिक सेल्स भी नजर आ सकते हैं, और दे में कॉलोनाइज द हेयर फॉलिकल्स एज वेल। और यहाँ पर जो आपकी ईक्राइन एडनेक्सल स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, उसको भी ये कॉलोनाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बैंड लाइक लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिल सकता है, लेकिन अगर आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे तो वहां पर जो है आपने क्या करना है कि यू हैव टू लुक फॉर द फोकाई ऑफ एटिपिकल बेसिलॉइड सेल्स। तो यहाँ पर जो है ये सारा सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा की जो हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट है, ये हमने डायग्रामेटिक उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं नोड्यूलर बीसीसी की तरफ। तो नोड्यूलर बीसीसी की डायग्राम देखें। अब देखिए कितना नोड्यूलर है, ये सुपरफिशियल बेसल सेल नहीं लग रहा। नोड्यूलर के अंदर आपको नेस्ट मिलेंगे बेसिलॉइड सेल्स के, ठीक है। इन आइदर द पैपिलरी और रेटिकुलर डर्मिस, आपके पैपिलरी रेटिकुलर डर्मिस में आपको नेस्ट ऑफ बेसिलॉइड सेल्स मिलेंगे, और ये नेस्ट है सेपरेटेड है बाय द स्ट्रोमा, और आपको स्लिट लाइक स्पेसेस मिलेंगे, स्लिट लाइक रिट्रैक्शन मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर स्लिट लाइक रिट्रैक्शन मिल रही है, और यही इसको स्ट्रोमा से अलग भी कर रही है। जो सराउंडिंग स्ट्रोमा है वहां पर आपको माइक्सोइड चेंजेस मिलेगा, और कैल्सिफिकेशन भी मिल सकती है। कैल्सिफिकेशन वैसे बहुत डार्क पर्पल नजर आती है, ठीक है जी। उसके अलावा आपको इसमें जो है लाइक इन सुपरफिशियल बीसीसी विच मे बी को एग्जिस्टेंट इन अ थर्ड ऑफ द केसेस, माइटोसिस इन इंडिविजुअल सेल नेक्रोसिस आर अनकॉमन, और जो प्रोसेसिंग है स्पेसिमेन की may result in drop out of the tumor nest from the stroma which may lead to retraction artifact। जब आप प्रोसेस करते हैं स्पेसिमेन को, उसमें क्या होता है, आपके जो स्ट्रोमा होता है उससे ट्यूमर नेस्ट ड्रॉप आउट हो जाता है, इसकी वजह से आपको रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट मिलता है। नाउ वी कम टूवर्ड्स दी दिस वन इज इनफिल्ट्रेटिव, लेकिन इनफिल्ट्रेटिव से पहले यहाँ पर एक माइक्रो नोड्यूलर जो है बेसल सेल कार्सिनोमा है, हम उसको पढ़ लेते हैं। माइक्रो नोड्यूल में यही वो नोड्यूलर है, तो नोड्यूल के साथ माइक्रो नोड्यूलर भी याद रखें। इसमें ट्यूमर सेल्स नेस्ट जो है वो स्मॉलर होते हैं देन दोज इन नोड्यूलर बीसीसी, और ये वाइडली एंड एसिमेट्रिकली डिस्पर्स होते हैं डर्मिस में और सबक्यूटस में। और जो एसोसिएटेड स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन होती है वो ऐसी होती है उसकी जैसे कि इन्फिल्ट्रेटिव बीसीसी की है। और दूसरे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है माइक्रो नोड्यूलर बीसीसी के वो ये हैं कि रिट्रैक्शन स्पेसेस में आपको इतने नहीं मिलते, जो कि जो सराउंडिंग स्ट्रोमा है उसमें माइक्सोइड या आपको कोलेजनाइज्ड मॉर्फोलॉजी मिल सकती है। एक मॉर्फिया फॉर्म बेसल सेल कार्सिनोमा भी है, जैसे कि इसका नेम शो कर रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये जो माइक्रोनोड्यूलर है ना, उसकी यहाँ पर पिक्चर है, आई फॉरगॉट, यहाँ पर ये देख लें, ये माइक्रोनोड्यूल्स आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। इसमें इतना रिट्रैक्शन आर्टिफैक्ट आपको नहीं मिलता, और जो सराउंडिंग सेल्स हैं वो आपको कोलेजनाइज्ड या फिर जो है आपको माइक्सोइड उसके अंदर जो है मॉर्फोलॉजी नजर आती है। और इसके अलावा ये आपका बहुत ही एसिमेट्रिकल सा होता है, ठीक है जी। जो मॉर्फिया फॉर्म बेसल सेल कार्सिनोमा है, जैसे कि उसके नेम से ही जाहिर है, उसमें आपको स्क्लेरोसिंग बीसीसी मिलेगा, और उसमें आपको 1 और 2 थिक कॉलम मिलेंगे बेसिलॉइड सेल्स के, उसमें डेंस कोलेजिनस स्ट्रोमा मिलेगा। और सच शार्पली एंगुलेटेड कॉर्ड्स ऑफ बेसिलॉइड सेल शो मार्क्ड सेल नेक्रोसिस and mitotic activity. Stromal fibroplasia and fibrosis of the tumor cords is commonly seen. An invasion of the deep dermis and subcutis is another feature of morphiform BCC, यानी कि morphiform deep dermis में invade करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इनफिल्ट्रेटिव बीसीसी। यहाँ पर जो है डायग्राम है आपके पास इनफिल्ट्रेटिव बीसीसी की। इनफिल्ट्रेटिव बीसीसी में आपको इलोंगेटेड ट्यूमर सेल्स, अब ये देखिए बेसिलॉइड जो है ना, ये आपको इलोंगेशन मिल रही है बेसिलॉइड सेल्स की, तो ये आपको इलोंगेटेड ट्यूमर सेल स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं 5 to 8 सेल्स इन थिकनेस। ये तकरीबन 5 to 8 सेल्स इन थिकनेस होते हैं, विच प्रेजेंट हिस्टोलॉजिकली एज इरेगुलर साइज्ड एंड शेप नेस्ट। आपको इरेगुलर साइज के शेप और इरेगुलर शेप के नेस्ट मिल रहे हैं, और ये पूर्ली सर्कमस्क्राइब्ड हैं। और इसके अलावा इनमें आपको इन्वेजन जो है सबक्यूटिस की और एडजेसेंट मस्कुलर और दूसरे स्ट्रक्चर्स की मिलेगी, जैसे इसके नाम से जाहिर है कि इट इज इनफिल्ट्रेटिव बेसल सेल कार्सिनोमा। और मॉर्फियोफॉर्म वेरिएंट की तरह ये नेस्ट जो है आपको शार्प एंगुलेशन शो करती है, यहाँ पर देखिए शार्प एंगुलेशन शो कर रही हैं, और इसी वजह से इनके जो पेरिफेरल काउंटर्स हैं विद ओकेजनल फोकाई ऑफ स्लिट लाइक रिट्रैक्शन, तो यहाँ पर जहां पर आपको शार्पली एंगुलेटेड नजर आएंगे वहां पर आपको
आपको छोटे-छोटे आपको स्लिट लाइक रिट्रैक्शन नज़र आ सकती हैं और इन्फिल्ट्रेटिव है तो आपको फ्रीक्वेंट माइटोटिक एक्टिविटी भी नज़र आएगी और इंडिविजुअल सेल नेक्रोसिस भी नज़र आएगी। Then we come towards the basosquamous और metatypical basal cell carcinoma. ये वो ट्यूमर्स होते हैं that on pathological study appear to have features of both BCC and SCC, ठीक है ना, यानी basosquamous या मेटाटिपिकल बेसल सेल कार्सिनोमा के उसमें बीसीसी एससीसी दोनों के फीचर्स हैं। जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इस पैथोलॉजिकल पैटर्न की ये है कि इसमें मेटास्टेटिक स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है और ये जो पैटर्न है the pattern in these lesion is of small aggregates of cell lacking classic palisading में palisading नहीं होगी, ज्यादा बात है इतना मेटास्टेटिक है इसमें palisading आपको नजर नहीं आएगी एंड embedded and dense and profuse fibrous trauma भी इर्द गिर्द नजर नहीं आएगा और the cells है larger with a larger paler nucleus than in the classic BCC. आपके cells बड़े होते हैं और इनका paler nuclei होता है and they have a more eosinophilic cytoplasm क्योंकि जहाँ SSC की बात आती है वहां पर eosinophilic cytoplasm को हमेशा याद रखें। ये हमने डायग्राम से भी इसकी पढ़ ली। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है ये माइक्रोनोड्यूलर्स की टाइप है और यहाँ पर जो ये हम पढ़ रहे हैं ना ये पिगमेंटेड बीसीसी है। ठीक है जी, इसमें आप देखिए आपको लार्ज बेजोलॉइड जो है नेस्ट मिल रहे हैं, आपको कहीं कहीं आर्टिफैक्ट मिल रहा है, रिट्रैक्शनल आर्टिफैक्ट मिल रहा है और इसके अलावा आपको जो है ये जो डार्कर सेल्स है ये पैरिफेरल पैलिसेडिंग है, आपको डेंस स्ट्रोमा मिल रहा है और इसी के बीच में पिगमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो दिस इज अ पिगमेंटेड वेरिएंट ऑफ बीसीसी। अच्छा, इसके क्लिनिकल फीचर से पहले हमने जो है पीछे एक ये टेबल छोड़ दिया था, इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वो जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जिनका जो कि बेसल सेल कार्सिनोमा उनके साथ एग्जिस्ट करता है एज एन एंसिलियरी फीचर, यानी कि एक ऑप्शनल फीचर होता है इनके अंदर। इसमें आपने मार्क कर लें कि सबसे पहले वो जो जिनोमिक इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स हैं दीज आर ब्लूम सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम एंड रॉथमंड सिंड्रोम और इसके अलावा म्योर टॉर सिंड्रोम। ठीक है जी, जो आपके पास ये वो सारे सिंड्रोम्स हैं जिनमें जिनोमिक इंस्टेबिलिटी नजर आती है। फिर आपके पास डिसऑर्डर्स ऑफ फॉलिक्यूलर सेबेशियस यूनिट्स हैं, उसमें CYLD एसोसिएटेड सिंड्रोम्स हैं और इसके अलावा शॉप्स शेल्स पैसार्जे सिंड्रोम है, ये हमने चैप्टर नंबर 138 में पढ़ लिया है और इसके अलावा कावरन है। ठीक है जी, अब वो सिंड्रोम्स हैं जिनमें इम्यून डेफिशिएंसी होती है जैसे कि कार्टिलेज हेयर हाइपोप्लेजिया एंड एपिडर्मोडिस्प्लेजिया वेरोसिफॉर्मिस। फिर उसके बाद डिसऑर्डर्स हैं जिनमें मेलानिन बायोसिंथेसिस का डिसऑर्डर होता है, उसमें हमारे पास आ जाता है ऑक्यूलर कुटेनियस एल्बिनिज्म और हर्मेंस्की पुटलैक सिंड्रोम। ठीक है जी, तो बेसिकली आपके पास चार यानी कि जिनोमिक इंस्टेबिलिटी सिंड्रोम्स के साथ डिसऑर्डर्स ऑफ द फॉलिक्यूलर सेबेशियस यूनिट जिन सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है और सिंड्रोम्स जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड हैं और वो डिसऑर्डर्स जिनमें मेलानिन का बायोसिंथेसिस इज डिसऑर्डर्ड या मेलानिन सही तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो रहा होता, उनमें भी जो है हमें बेसल सेल कार्सिनोमा एज एन एंसिलरी फीचर मिल सकता है। और बाकी जो हमने पहले जो ट्यूमर्स पढ़े सिंड्रोम्स पढ़े हैं उनमें जो है वो इसका प्रोमिनेंट फीचर होता है। ठीक है जी, बाकी जो इसके टेबल्स की सारी डिटेल है वो उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में बड़ा जबरदस्त जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारा मेन फोकस बीसीसी की तरफ ही रहेगा यहाँ पर, तो इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए। जो क्लिनिकल फीचर्स हैं दैट इज लाइक रिलेटिवली इजी, हम पीछे जितना पढ़ कर आए वो थोड़ा सा टफ था। इसके अंदर ये है कि जो आपका टिपिकल बीसीसी है ये इट रन्स अ स्लो एंड प्रोग्रेसिव कोर्स ऑफ पेरिफेरल एक्सटेंशन व्हिच प्रोड्यूसेस द थ्रेड लाइक मार्जिन्स। ठीक है, और इसके अलावा द नोड्यूल विद द सेंट्रल डिप्रेशन और द एक्सपेंडिंग रोडेंट अल्सर। उसके अलावा जो आपके सुपरफिशियल लेजन्स होते हैं एंड सम ऑफ द नोड्यूलर सिस्टिक लेजन, उनके अंदर ये है कि आपका स्लो ग्रो रेट होता है और इसके अलावा देयर मे बी स्पॉन्टेनियस फ्लक्चुएशन इन साइज एंड एरिया स्कारिंग कैन बी फाउंड, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू बी एसएससी की तरह बीसीसी के अंदर कोई प्री मेलिग्नेंट कंडीशन नहीं है, जैसे एसएससी में तो फिर भी बोवेन डिजीज आपको मिलती है, लेकिन ये है कि जो टिपिकल बीसीसी है उसका
जो क्लिनिकल अपीयरेंस है उसमें थ्रेड लाइक मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर इंड्यूरेटेड या फिर टेलेंजेक्टेटिक मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या हम कहते हैं कि रोल्ड मार्जिन्स, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स अक्सर जो है, अभी आप आगे भी देखेंगे कि ये टर्म्स आपके किसी न किसी क्लिनिकल वेरिएंट के लिए जो है यूज हुआ है। तो टेलेंजेक्टेशियाज, अल्सरेशन, आपकी जो इसके थ्रेड लाइक मार्जिन्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि बीसीसी को बाकी चीजों से डिफरेंशिएट करते हैं। रैपिड ग्रोथ इसमें नहीं होती। अप्रॉक्सीमेटली 80% जो है तमाम बीसीसी के वो हेड एंड नेक पर होते हैं, और इसके अलावा अर्ली बीसीसी यूजुअली स्मॉल होता है, ट्रांसल्यूसेंट और पर्ली होता है। और इस स्मॉल ट्रांसल्यूसेंट पर्ली लेजन में भी आपको जो रेज टेलेंजेटेटिक एजेस हैं वो इसको पहचानने में हेल्प करेंगे। और आपको कुछ लेजन्स में लाइकेनॉइड या केराटोटिक, एक्सकोरिएटेड या अल्सरेशन जो है मिल सकती है। उसके अलावा जो ज्यादा एडवांस लेजन्स होते हैं उनमें आपको क्लासिक रोडेंट अल्सर मिलेगा विद इंड्यूरेटेड एज एंड अल्सरेटेड सेंटर। ठीक है ना, रोडेंट अल्सर के अंदर आपको अल्सरेटेड सेंटर और इंड्यूरेटेड एज मिलता है। और जो सर्टेन फीचर्स हैं विल डिवाइड बीसीसी इनटू हाई एंड लो रिस्क व्हिच मे इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द मैनेजमेंट। अब हम इसके क्लिनिकल वेरिएंट्स पढ़ते हैं। क्लिनिकल वेरिएंट्स में ये देखिए, यहाँ पर ये है नोड्यूलर बीसीसी, then we have a superficial BCC, then we have a pigmented BCC, then we have a morphic BCC, और यहाँ पर हमारे पास है ulcerated BCC। ठीक है जी। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ फाइब्रो एपिथेलियल बीसीसी कार्सिनोमा की पिक्चर नहीं दी हुई, और एडवांस्ड मेटास्टेटिक बेसल सेल कार्सिनोमा की पिक्चर इन्होंने आई थिंक कहीं आगे जाके दी हुई, ये है एडवांस्ड बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है जी। तो ये इसके क्लिनिकल वेरिएंट्स हो गए। आप इनके नाम याद रखें कि आपके पास नोड्यूलर है, सुपरफिशियल है, मॉर्फिक है, फाइब्रो एपिथेलियल है और एडवांस्ड है। अब अगर हम नोड्यूलर एसएससी की तरफ आए तो दिस इज द कॉमनेस्ट। नोड्यूलर एसएससी जो है ये कॉमनेस्ट होता है एंड यूजुअली प्रेजेंट्स ऑन द हेड एंड नेक। और इसकी जो सरफेस होती है, सरफेस कॉन्टर होता है इस लेशन का, यूजुअली बिकम्स मोर इरेगुलर। ठीक है, मार्जिन्स जो है इसके ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं एज ए लेशन ग्रो, एंड द डिग्री ऑफ द वस्कुलैरिटी वेरीज एंड देयर में भी सरफेस टेलेंजेक्टेशियास, आपको सरफेस पे टेलेंजेक्टेशियास नजर आ सकते हैं ओवर अ फ्लैश कलर्ड मास और ट्यूमर, और ये आपको पिंक या रेड कलर का मिल सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि आपके जो सिस्टिक पार्ट होते हैं इस ट्यूमर के, वो डीपली पिगमेंटेड होते हैं देन द पैराफिल पार्ट्स। और इसके अलावा पिगमेंटेड एज वेल एज नोड्यूलर बीसीसी मे कॉज डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन विद मेलानोमा। आपका ये मेलानोटिक मेलानोमा के साथ ये वाला वेरिएंट और पिगमेंटेड वाला जो है आपका कॉमन मेलानोमा के साथ डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जो सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा है ये लेस कॉमन है और प्रीडोमिनेंटली आपको ये सुपरफिशियल वाला ट्रंक पे मिलता है। ठीक है जी। इसके अंदर देखिए आपको स्लाइटली रेज्ड थ्रेड लाइक मार्जिन्स मिलेंगे। ठीक है, स्लाइटली रेज्ड थ्रेड लाइक मार्जिन मिलते हैं, लेकिन ये जो मार्जिन्स हैं ये कहीं कहीं डेफिशिएंट होते हैं और रेज्ड नहीं होते इन देयर सर्कमफेरेंस। जो एपिडर्मिस उसको कवर कर रही होती है सेंट्रल जोन को, वो यूजुअली एट्रोफिक होती है और स्केली होती है, और अपनी इसी स्केलीनेस की वजह से ये पैजेट्स डिजीज ऑफ द निपल को भी रिजेंबल करता है। और इसके अलावा आपको जो इन्होंने कहा कि जो देयर मे बी सीरीज ऑफ थिकन पेप्यूलर आइलैंड्स ऑफ ग्रोथ विद इन द मार्जिन एंड दीज मे बी क्रस्टेड और eroded, और patients with initially truncal BCC of superficial histology demonstrate highest rate of increasing BCC numbers, or superficial BCCs are often pigmented and can sometimes be difficult to differentiate from psoriasis and discoid eczema and Bowen's disease। ठीक है जी। यही इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं। तो यहाँ पर आप जो है मेलानोमा को रखें जहन में। यहाँ पर जो है आपका वैसे जो डर्मल नेवस है, लेकिन वो इस तरह से इरेगुलर टेलेंजेटिक नहीं होता, और डर्मल नेवस के अंदर जो है हेयर निकले हुए होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि डर्मल नेवस को भी बीसीसी से डिफरेंशिएट करते हैं। Then we come towards the morphic basal cell carcinoma। इसमें जो है आपको
These are also called sclerodermiform, so named because dense fibrosis of the stroma produces a thickened plaque rather than a tumor. तो आपको एक thickened plaque मिलेगा इसमें rather than a tumor. और इसके अलावा मॉर्फिक बीसीसी जो है ये तकरीबन 5% अकाउंट करती है टोटल बीसीसी को। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इसके भी इल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं और इसके एग्जैक्ट मार्जिन ऑफ द लेशन इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन, बट पैल्पेशन रिवील्स अ फर्म स्किन टेक्सचर। जब आप इसको पैल्पेट करेंगे तो आपको एक फर्म स्किन टेक्सचर मिलेगा और आपको जो कि एक्सटेंड करेगा इरेगुलरली बियॉन्ड द विजिबल चेंजेस, ठीक है ना। आपकी पैल्पेशन पे आपको पता चलेगा कि ये जितना विजिबल है ट्यूमर उससे ज्यादा ये नीचे एक्सटेंड हुआ हुआ है। सरफेस इसकी स्मूथ होती है लेकिन स्लाइटली रेज्ड अबव और समटाइम्स स्लाइटली डिप्रेस्ड बिलो द नॉर्मल लेवल। अल्सरेशन इसमें अनकॉमन है और इसके अलावा द कलर इज येलोविश एंड हैज बीन कंपेयर्ड विद ओल्ड आइवरी। इसका जो कलर होता है ना इस बीसीसी का, ये आपको येलोइश मिलता है, ठीक है जी, मॉर्फियोइड बीसीसी जो है। नाउ वी कम टुवर्ड्स दी अल्सरेटेड बीसीसी। अल्सरेटेड बीसीसी एक मैक्यूल या पेप्यूल की तरह स्टार्ट होता है बट विद एक्सपेंशन ऑफ द थ्रेड लाइक मार्जिन्स। इसके भी थ्रेड लाइक मार्जिन्स जैसे जैसे एक्सपेंड करते जाते हैं द अटेन्युएटेड सरफेस अल्सरेट, फिर ये अल्सरेट कर जाता है। फिर उसके एजेस जो है आपको इंड्यूरेटेड मिलेंगे। इनिशियली थ्रेडी मार्जिन्स होते हैं, उसके बाद इंड्यूरेटेड मिलेंगे। और इसके अलावा आप अगर इसको टॉपिकल एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल होगा। एटिपिकल अल्सरेटेड बीसीसी also has an indurated edge and base but no thread like margin। तो आपका जो एटिपिकल अल्सरेटेड बीसीसी होता है उसका भी इंड्यूरेटेड एज होता है लेकिन उसका थ्रेड लाइक मार्जिन नहीं होता। जो एज है वो यूजुअली रेज्ड अबव द नॉर्मल लेवल बट इन सम एरियाज पर्टिकुलरली इन द नेजोलेबियल फरोज इट मे बी फ्लश विद द सरफेस। और इसके अलावा आपके पास फ्लैशी इन अपीयरेंस एंड नॉट वेरी फ्लैशी इन अपीयरेंस एंड नॉट वेरी वस्कुलर। इस तरह का जो अल्सरेटेड लेजन होता है दे मे हैव बिगन एज अ नोड्यूल बट मोर फ्रिक्वेंटली इट इज क्रस्टेड या फिर इरोडेड फ्रॉम एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स एवोल्यूशन। अब हम यहाँ पर देखें कि ये जो इन्होंने अल्कस टेरेब्रांस का जिक्र किया है जिसे कि पेनिट्रेटिंग अल्सर कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका अल्सरेटिव बीसीसी है ना ये इसकी बहुत वाइड एक्सटेंशन होती है लोकली और ये पेरी ऑर्बिटल टिश्यूज को, बोन्स ऑफ द फेस को, स्कल को और इवन मेनिंजेस को भी इन्वेड कर सकता है। और इसको जो है तब अल्सर टेरेब्रांस या पेनिट्रेटिंग अल्सर भी बोलते हैं। और between 10 and 40% of the BCC contain a mixed pattern of 2 or more of these subtypes, highlighting the need of a clinicopathological diagnosis। जो फाइब्रोएपिथेलियल बेसल सेल कार्सिनोमा है ये इसको प्री मैलिग्नेंट फाइब्रोएपिथेलियल ट्यूमर भी बोलते हैं एंड इट इज नॉट क्लास्ड एज अ बीसीसी वेरिएंट। आपका जो एडवांस्ड मेटास्टेटिक बेसल सेल कार्सिनोमा है, these are manifestation of prolonged neglect and are encountered at a rate of 1 to 2%, 1 to 2%। लेकिन ये तब आपको मिलते हैं जब prolong किसी ने neglect किया हो अपने BCC को, proper timely उसने medical attention सीख ना की हो। इसके अलावा mutilation of the face or scalp with destruction of the nose or eye and exposure of the paranasal sinuses or skull, dura और brain में eventually result in death। ठीक है जी, तो आपका जो advanced और metastatic basal cell carcinoma है that is very dangerous and progressions of advanced BCC to a metastatic form is extremely rare। Authentic cases of bloodstream metastasis are on a record in which, for example, deposits in the viscera or spinal column have caused the presenting symptoms of the terminal illness। बाज़ औक़ात आपको जो इसकी मेटास्टेसिस की वजह से कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं पेशेंट में और फिर बाद में आप नोट करते हैं कि एक लेशन भी है। Other cases have spread via the lymphatics through the regional lymph nodes before disseminating। कुछ जो है through the regional lymph node में disseminate कर जाते हैं through the lymphatics। Unusually, fragments of tumor cells in stroma may be inhaled and become implanted in the lungs। Metastatic BCC usually have a basosquamous metatypical histological subtype। ठीक है जी, तो आपका जो metastatic BCC होता है उसमें आपको basosquamous histology मिलती है, तो जहां पर ये squamous का फीचर आ गया तो वहां पर आपको metastasis भी मिल रही है relative to basal cell carcinoma। वरना यूजुअली बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मेलानोमा से इसी तरह से डिफरेंशिएट होते हैं कि ये इतने मैलिग्नेंट नहीं होते हैं। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने तकरीबन सबकी साथ साथ पढ़ी है, लेकिन हम इसको जो है जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं।
अगर आप नोडुलर बीसीसी को देखें तो इसको मेलानोसिटिक नेवस से डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, मोलस्कम कंटिजियोसम से या फिर सेबेशियस हाइपरप्लेजिया से। लेकिन आपका जो नेवस होगा उसमें आपको हेयर ग्रोथ मिलेगी, मोलस्कम कंटिजियोसम में और सेबेशियस हाइपरप्लेजिया में आपको सेंट्रल केराटिन फिल्ड पिट मिलेगा। स्केलिंग या क्रस्टिंग जो होती है सरफेस ऑफ द बीसीसी, उससे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब कट न उसको उसकी अगर स्केलिंग या क्रस्टिंग होगी इसकी वजह से उसको वार्ट केराटोएकेंटोमा एसएससी या एमसी से डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो। लेकिन तमाम केसेस में जहां पर आपको स्केलिंग और क्रस्टिंग मिल रही हो और आपको सस्पिशन हो कि वो बीसीसी है, उसमें आपको डैब्रिस को रिमूव करना चाहिए। और वो इजीली आप देखेंगे कि बीसीसी के केसेस में वो डैब्रिस इजीली रिमूव हो जाता है। और जो आपका रिलेटिवली ए वस्कुलर टिश्यू होगा ना नीचे, इट इज करेक्टरिस्टिक एंड आपका जो फ्रेगमेंट्स हैं जो हमने रिमूव किए हैं उसको अगर हम स्मेयर करें स्लाइड के ऊपर तो आपको सेटोलॉजी कंफर्म कर देगी डायग्नोसिस को। जो आपका डार्कली पिगमेंटेड अल्सरेटेड ट्यूमर्स जो होते हैं उसको आप मेलिग्नेंट मेलानोमा के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं पिगमेंटेड वाले को, ठीक है। लेकिन जो मार्जिन्स हैं बीसीसी के वो यूजुअली रोल्ड होते हैं, टेलेंजेक्टेटिक होते हैं और मल्टीनोड्यूलर होते हैं और देयर इज नो पिगमेंटेड हॉलो, ये से कि इन्होंने यहाँ पर इस पिक्चर में भी बताया हुआ है, ठीक है जी। आपका कोई पिगमेंटेड हॉलो नहीं होता इसके अंदर, जबकि मेलानोमा में होता है। और इसके अलावा डर्मोस्कोपी आपको हेल्प करेगी डायग्नोसिस में। जो सुपरफिशियल बीसीसी है, इट कैन बी सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली टू पैचेस ऑफ एक्जिमा, सोरियासिस और बोवेन डिजीज जो कि हमने भी पढ़ा। लेकिन जो थ्रेड लाइक मार्जिन है ऑन स्ट्रेचिंग द एज विल रिवील द ट्रू डायग्नोसिस, ठीक है। आप स्ट्रेच करके देखेंगे तो आपको जो थ्रेड लाइक मार्जिन है वो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। और जो मॉर्फिक बीसीसी है, they may resemble morphia. The outline is usually less sharp and evolution more gradual and relentless. आपका जो कॉन्ड्रोडर्मेटाइटिस नोडुलरिस हेलिकस है वो पेनफुल टेंडर होता है, उस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ बीसीसी उनमें कोई टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स नहीं होते और जो सरफेस अल्सरेशन या एक्सकोरिएशन है वो आपको एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने में डिफिकल्टी, मतलब वो डिफिकल्ट कर देती है आपको डायग्नोसिस बनाने में जब अल्सरेशन और एक्सकोरिएशन किसी लेशन में होती है। तो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इन्होंने एक सर्वे किया था, इन्होंने बोला था कि आपकी जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है ना बीसीसी की वो पुअर है। हालांकि हम इसको डायग्नोस तो क्लिनिकली हम सस्पेक्ट करते हैं और हम पढ़ रहे हैं उसके इतने डिटेल्स, लेकिन डिस्पाइट दैट इसकी जो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी वो पुअर है। इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी, उन्होंने इससे देखा था कि जो एकेडमिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनमें से 70% और जो डर्मेटोलॉजिस्ट इन प्राइवेट प्रैक्टिस है उनमें से 65% और रेजिडेंट्स जो है 64% जो है क्लिनिकली डायग्नोज कर पाए थे बीसीसी को। और इसके अलावा मतलब इसी वजह से दे से दैट इट हैज अ पुअर diagnostic accuracy clinically. Thank you so very much. We will be doing investigations in the next investigation, the rest of the chapter in the next lecture, inshallah. Thank you.